मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्जाम मुझ पर लगेगा ऑन टेररिज्म। बड़ी बात बताइए। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा इंटरव्यू जो कि एक नादिर अली करके भाई हैं, उनके पॉडकास्ट में डॉक्टर जाकिर नायक साहब का आना। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब जिस तरीके से सुर्खियों में बने हुए हैं अभी तक, कितने सारे सवाल जवाब उनके साथ हुए कि आप पाकिस्तान आना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ कि जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन वहां पे उन्होंने जाके एक अपना हवाला, एक अपनी बात रखी है कि मैं पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करूंगा। वैसे तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब इंडिया से हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इनको बैन कर रखा है क्योंकि कुछ आतंकवादी हमले गतिविधियों में उनका नाम आया था, इस वजह से वो इंडिया के अंदर बैन है पूरी तरीके से। और तो उनसे पूछा पाकिस्तान में अभी कि आप पाकिस्तान में रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं पाकिस्तान में रह लेता, लेकिन पाकिस्तान में मैं तब रहता जब पाकिस्तान के पास खुद की अपनी पावर होती, लेकिन पाकिस्तान को कोई बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए मैं मलेशिया में रहता हूं। और आगे की जो भी वार्तालाप है हम ये वीडियो देख लेते हैं, इसमें सब चीज अच्छे से क्लियर होगी, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज अ मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया दीदार साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे अक्सर। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 होते थे गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे अक्सर मेरे से मुतासिर, अच्छा, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदू नेम के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में मैं और नॉलेज मिली बनी बस जो 50 से 40 साल में हमने जिंदगी में नॉलेज हासिल हिंदुज़म के बारे में। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था, जो नहीं गवर्नमेंट। तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे, तो 1 जुलाई 2016 में ढाका में एक बम धमाका होता है, जो टेररिस्ट तकरीबन 3-4 टेररिस्ट 21 या 22 फॉरेनर्स की हत्या करते हैं। और एक टेररिस्ट, उसमें उनके जो न्यूज़पेपर है 3 जुलाई में आता है कि एक टेररिस्ट जाकिर नायक का फेसबुक पे फॉलो होता है। तो नेक्स्ट डे पे पूरी इंडियन मीडिया कहती है कि जाकिर नायक ने उस टेररिस्ट को इंस्पायर किया। 4 दिन बाद ये शाया होता है वो बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में कि हमने कभी भी नहीं कहा कि जाकिर ने इंस्पायर किया, हमने सिर्फ कहा कि एक टेररिस्ट उनका फॉलोअर था फेसबुक। लेकिन इंडियन मीडिया, जो आप मानते गुर्दी मीडिया कहते हैं, वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे खिलाफ बात करने लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात थी कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान में शिरकी है, उसके बावजूद माशाल्लाह अक्सर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और इतना सपोर्ट होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट था कि 1 महीने के अंदर इंडियन पार्लियामेंट में, आप अभी भी जाएंगे, 2 अगस्त 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में कहा गया था कि देयर इज नो एविडेंस फाउंड अबाउट डॉक्टर जाकिर नाइक और इज ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये बोलने के बाद सब प्रोटेस्ट कम हो गए, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और था। चंद महीने बाद नवंबर में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल यूनिवर्सल मुस्लिम पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में उनको उलझाया गया और उसके दरमियान हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया। तो क्योंकि ये ऑनस्लॉट जो मेरे खिलाफ हुआ, इसीलिए उस वक्त मैं उम्रा कर रहा था, रमज़ान का महीना था और मक्का में था। तो
हमारे जो व्यवस्था क्या भारी रहेगी तो अच्छा है। उसके बाद मैं वापस दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया, मैं बाहर था और उस वक्त ये हुआ। और उसके बाद जब एग्ज़ाम लगने लगे तो फिर उसके बाद मैं वापस गया नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पर लगेगा ऑन टेररिज्म। बड़ी बात बताइए। और उनने फिर दरख्वास्त की इंटरपोल से 2017 में कि मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, RCN रेड कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, पॉलिटिकल है, इट इज़ रॉन्ग। फिर देर साल बाद 2019 में इससे दरखास्त की और तो इन्हें निकाल दिया ये क्या जाकिर टेररिस्ट हेट स्पीच के बाद, और हेट स्पीच की कोई कंटेंट पैराग्राफ कोट करके उन्हें पेश किया इंटरपोल। इंटरपोल ने बोला कि ये हेट स्पीच में आता नहीं, उसको दरखास्त को भी नाम मुस्लिम दे। उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था मनी लॉन्ड्रिंग, कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे। And Interpol gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds. He is doing as per the law of the country. It is nothing but a political motive. और ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो थर्ड बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि ये बेबुनियाद। और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो तो 99% में लॉयर्स कहते हैं कि कर देते, लेकिन क्योंकि मेरे इतनी तकरीर मौजूद थे इंटरनेट पे, इट वाज ऑब्वियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम नहीं। तो इसी वजह से भारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हिजरत करने पड़ा। और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक, उनके नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे। और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद की रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फिलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था इस मामला में। और इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, क्योंकि मलेशिया की कई खूबियाँ हैं। नंबर 1, मलेशिया इज़ वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम कंट्री विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय सम आउटसाइड कंट्री। अक्सर मुसलमान मुल्क हो, नाम लेने की जरूरत है, आप सब जानते हैं, अक्सर ऑलमोस्ट ऑल वो कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्री उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, मुस्लिम और मुस्लिम। तो मलेशिया चंद मुसलमान ममालिक में से है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी फॉरेन पावर बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑल्सो दूर है। नंबर 2, इट इज नॉट इन द वॉर जोन ऑफ द मिडल ईस्ट। नंबर 3, इस्लाम इज अ फेडरल रिलीजन in Malaysia. Number 4, Islam is a vote bank in Malaysia. बहुत से ममालिक के अंदर, बहुत से मुस्लिम ममालिक में इस्लाम इज नॉट द वोट बैंक। और ये लगा कि अगर हम इस तरह वोट बैंक, बाहर के मुसलमान ज़्यादा है, बिकॉज मलेशिया का यूनिक है कि जो मेरे नज़दीक 85% से ज़्यादा अगर मुसलमान है उस देश में, तो अनफॉर्चुनेटली इस्लाम डजंट बिकम अ वोट। और मलेशिया में क्योंकि 63-64% है, तो ये मुस्लिम वांट टू बी क्लोज टू इस्लाम, तो इस्लाम इज अ वोट बैंक। उसके बाद इस्लाम इज अ फेडरल रिलीजन। उसके बाद इकोनॉमिकली मलेशिया क्वाइट स्ट्रॉन्ग। Economically, living standard is much less compared to the Gulf countries or the other Muslim countries. I'm not talking about the poor countries, but Gulf countries, देखिए जाए Western countries में। उसके बाद अब देखी जाए तो it is in terms of Islamic economics, Islamic banking, one of the best Muslim countries Islamic banking है। In terms of volume, it will be number 2 after Saudi Arabia, but in terms of facility, वहाँ की इस्लामिक जो बैंकिंग है, it is the best in the world। वहाँ से एग्जाम्पल इस्लामिक तकासुल है। The halal certification is the best in the world and the most strictest, very strict. Halal certification अगर आप मलेशिया का बात करें, it's far superior than Saudi Arabia or most of the Gulf countries. उसके बाद इवन अगर आप टैक्स देना चाहते हैं, इनकम टैक्स आपको लागू होता है। अगर आप ज़कात, अगर गवर्नमेंट के इदारे को जो है, जो ऑलरेडी सर्टिफाइड है, उनको आप ज़कात देते हैं, तो आपकी इनकम टैक्स, अच्छा, ये सही सिस्टम है। आपको अगर 1 लाख देने का इनकम टैक्स, आपने 1 लाख ज़कात दी, तो आपको ऐसे इनकम टैक्स सेव करा जाता है। The government controls the mosque. ऐसे कई
कहीं मैंने देखा कि कंपेयर टू द अदर मुल्क ओवरऑल आई फेल मलेशिया एंड दे आर प्राउड टू बी मुस्लिम। अभी आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो पैलेस्टीन का जो इशू है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ऑफ बाकी गल्फ कंट्रीज है, कतर है, कुवैत है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ तक के ओपनली बात करने के लिए द ओनली हेड ऑफ स्टेट दैट आई नो फॉर वन ऑफ द फ्यू हेड ऑफ मुस्लिम स्टेट जो ओपनली पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटिशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन। अगर अपोजिशन 10,000 लोग को गैदर करते रूलिंग पार्टी 50,000 गैदर करती, अगर ऑपोजिशन 10 million गैदर करती 100 million गैदर करती सपोर्ट। तो इट्स गुड टू सी दैट देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन द रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन फॉर गुड वर्क। तो इस पर एंड मलेशिया एक मेरे नजदीक जिससे मैं ट्रैवल किया हूँ इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते in support of the Islamic cause, whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue of Islam, you can take out a protest openly, and the government supports it. बाकी जगह ऐसा नहीं है. They will support monetary, but you cannot take out a protest. You cannot openly support. So this is proud to be a Muslim in Malaysia. Inshallah, I'll just come to you. And one of the best cities in Malaysia, I think, तो ये तो बुनियाद बात है. मुसलमान को अगर मैं कह रहा हूँ और यहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में रिक्वेस्ट है कि आप एथियज्म के बारे में लेक्चर दे सकते हैं, हाउ टू स्टॉप एथियज्म। तो ये एक अलग फील्ड है, एक अलग फन है। तो इसकी स्पेशलिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए एक नया प्रोग्राम आज डॉक्टर जाकिर नाइक करके हर सैटरडे को होता है पिस्टिंग पे। फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को मैं हैंडल करता हूँ एंड सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को मेरा बेटा करता है शेख फारिक। तो ये पॉइंट बहुत अहम है कि किस तरीके से भी इसका जवाब एक आम जो जितने मुसलमान स्कॉलर जो है माशाल्लाह मुझसे हज़ारों गुना और मेरे पास उनका इल्म और अच्छा है, लेकिन ये अलग स्पेशलिटी है। हाँ, कुछ स्कॉलर थे पास में जो माशाल्लाह इसके अंदर माहिर थे, कुछ है ऐसा नहीं कहने, लेकिन अभी जो नए डिस्कवरी आ रहे साइंटिफिक और नई तरीके से जो कुरान को अटैक हो रहे, तो इसका जवाब देना मुश्किल। तो गाइज ये वीडियो थी जिसके अंदर इन्होंने पूरा अपनी हिस्ट्री बताई डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, कैसे उनको इंडिया के अंदर बैन करा गया था। कुछ 2016 की एक बात थी कि कुछ विस्फोट हुआ था, आतंकवाद फैला था, जिसको लेके कि एक जो आतंकवादी को पकड़ा गया था वो आतंकवादी डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करता था। उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई अलग अलग तरीके से, कैसे इनको बनाया गया आतंकवादी, क्यों सब ये इनको देश छोड़ना पड़ा, क्यों इंडिया के अंदर बैन हुआ गया। और आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये कहानी कहाँ तक सच है, कहाँ तक क्या सब है, आप लोगों को अच्छे से पता है। मुझे तो मैं बहुत पहले से रिएक्शन वीडियो जरूर बना रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इंडिया के अंदर बैन है, बहुत बाद में जाके पता चला। होपफुली आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।